हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुदुत गुप्ता। ये हमारा अगला वीडियो है आत्मनिर्भर सीरीज़ में। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी एमएसएमईज़ को लेके कि किस तरीके से एमएसएमईज़ को डेट दिया जा रहा है, इक्विटी इन्फ्यूजन किया जा रहा है उनमें, उनकी मार्केटिंग किस तरीके से प्रमोट की जाएगी और एमएसएमईज़ की नई डेफिनेशन क्या है। सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को पहले अलग अलग कैटेगराइज किया जाता था, अब सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिंगल क्राइटेरिया है, एक ही क्राइटेरिया है, मतलब कि दे आर कंबाइंड नाउ। और पहले क्या था, एमएसएमईज को जो कैटेगराइज किया जाता था दैट वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब जो उनका कैटेगराइजेशन किया जाएगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के एमएसएमईज को कैटेगराइज किया जाएगा, वेदर दे आर माइक्रो, वेदर दे आर स्मॉल और वेदर दे आर मीडियम। इस तरीके से एमएसएमईज का कैटेगराइजेशन चेंज किया गया। साथ साथ हमने देखा क्या कि उनको फिनटेक के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा टू ऑफर मोर डिस्काउंट्स, कैशबैक्स, ऑफर्स एटसेट्रा। साथ के साथ ई मार्केटिंग करी जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था, ट्रेड फेयर्स होते थे और हार्ट्स वगैरह लगते थे जहाँ पे एमएसएमईज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता था, लेकिन अब कोरोना की वजह से वो सब तो हो नहीं पाएगा। इस वजह से ई मार्केटिंग प्रमोट की जा रही है एमएसएमईज में, राइट। इसके आगे की स्टोरी देखेंगे आज, और साथ के साथ कोशिश करेंगे कि रूरल सेगमेंट भी आज ही शुरू कर दें, राइट। आगे बढ़ने से पहले काफ़ी सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं मेरे अनअकैडमी पे, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स शुरू हो रहा है 1 जून से। बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है जिसमें इंडिया के पूरे वर्ल्ड के साथ डिप्लोमेसी हम यहाँ पे समझेंगे। साथ के साथ मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है 16 जून को। मेन्स आंसर राइटिंग के ऊपर कोर्स आ रहा है। अब जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी शुरू करते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मेन्स आंसर राइटिंग में कि कंटेंट तो पता है लेकिन लिखना कैसे है वो नहीं समझ आता। तो इस कोर्स में उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया टैकल करने के लिए। एंड देन इकोनॉमी, इसके ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है मेरा जुलाई में, राइट फ्रॉम द बेस। चाहे आपको पहले इकोनॉमी आती हो या ना आती हो, इस कोर्स के बाद आपको इकोनॉमी पक्का आएगी। यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदुत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। साथ के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माई स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस एंड यूट्यूब वीडियोस। सरकार ने अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ये बोला कि आपको पता है कि सरकार जो है वो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करती है एमएसएमई से। हमने देखा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू सरकार जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करती है। तो अब क्या होता है कि पेमेंट कई बार इंस्टेंटली नहीं की जाती, टेंडर का अमाउंट होता है, अप्रूवल वगैरह में टाइम लग जाता है। सरकार ने बोला कि जितने भी एमएसएमईज का पैसा हमारे पास पेंडिंग है 45 डेज के अंदर अंदर वो सारा का सारा पैसा रिलीज किया जाएगा, जिससे कि एमएसएमईज की लिक्विडिटी इंप्रूव की जा सके। तो वैसे तो स्टेप में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आप ये समझ लो कि प्रीलिम्स में या मेंस में अगर कहीं क्वेश्चन फंसता है तो आपको बस ये लिखना है कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी एमएसएमईज के ड्यूज क्लियर कराएगी। उसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। नाउ आपको ये बताया था मैंने, अगर आपको ये वाली स्लाइड याद हो कुछ लेक्चर्स पहले, कि सरकार जो है वो 24% का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट करेगी, राइट। बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोविडेंट फंड होता है, मैंने आपको बताया था अलग से अकाउंट होता है जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है और कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है। बेसिकली एज पर द करंट प्रोविडेंट फंड रूल्स, जो अभी के प्रोविडेंट फंड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है और 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है। मतलब कि जो नौकरी कर रहा है 12% सैलरी उसकी वहां से कटेगी, और जो एम्प्लॉयर है जो नौकरी दे रहा है 12% उसे अपने पास से जमा कराना होगा प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों 12% प्लस 12% टोटल 24% सरकार ने बोला है कि वो अपनी तरफ से पे करेगी। अगर आपको ये वाली स्लाइड याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है 3 महीने तक 24% का ये जो प्रोविडेंट फंड है, 12% एम्प्लॉय का, 12% एम्प्लॉयर का, सरकार अपनी तरफ से पे करेगी। अब सरकार ने बोला है कि 3 महीने नहीं, हम 6 महीने के लिए ये 24% का प्रोविडेंट फंड अपनी तरफ से पे करेंगे। पहले जो इनिशियली सरकार ने अनाउंस करा था दैट वाज ओनली फॉर 3 मंथ्स, लेकिन अब इसको बढ़ा के 6 मंथ्स कर दिया गया है। पहले सिर्फ और सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई था, लेकिन अब जून, जुलाई, अगस्त के महीने के लिए भी सरकार एडिशनल 3 महीने के लिए ये 12% के कंट्रीब्यूशन, टोटल 24% का जो कंट्रीब्यूशन है ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कराएगी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी से 12% पैसा कम कटेगा और उनके हाथ में लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी। एम्प्लॉयर जो हैं उन्हें 12% पैसा कम देना पड़ेगा क्योंकि सरकार उनका भी कंट्रीब्यूशन पे कर रही है प्रोविडेंट फंड में। तो बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय
दोनों के हाथ में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली इधर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो 12% अपनी सैलरी में से कट करवा रहा है और एम्प्लॉयर जो है वो एडिशनल 12% प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में डाल रहा है। सरकार ने बोला कि टोटल 6 महीने के लिए, फॉर टोटल 6 मंथ्स, एम्प्लॉयज़ को ये पे नहीं करना, एम्प्लॉयर को ये पे नहीं करना, ये जो पूरा 24% है ये हम पे करेंगे। वी विल पे दिस 24% पूरा का पूरा। इसका मतलब एम्प्लॉय की जो सैलरी थी अब वो नहीं कटेगी 12%, एम्प्लॉय को पूरी की पूरी सैलरी हाथ में मिलेगी। एम्प्लॉयर को जो एडिशनल 12% देना पड़ रहा था अब उसे वो नहीं देना। मतलब कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के हाथ में एडिशनल लिक्विडिटी आएगी, जिससे वो अलग अलग चीज़ें मार्केट से खरीद पाएंगे, कपड़े, जूते, खाना वगैरह एटसेट्रा। साथ के साथ एमएसएमईज को और बाकी कंपनीज को रिलीफ देते हुए सरकार ने यह भी बोला कि जो कंपनीज ये 24% वाली प्रोविडेंट फंड स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब कि ये जो सरकार 24% दे रही है, जो कंपनीज इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए वैलिड नहीं है, जो कंपनीज इस पर्टिकुलर स्कीम में नहीं आती, उनके लिए सरकार ने एक अलग ऑफर निकाला है। क्या कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, देखो वैसे तो वो 12% होता है, 12% ईच होता है, सरकार ने उनके लिए वो कम करके 10% ईच कर दिया। मतलब कि अगर आप यहां पे देखो, जो कंपनीज इस पर्टिकुलर स्कीम में नहीं आ रही, सरकार ने उनको क्या बोला कि ये है एम्प्लॉयर, ये है एम्प्लॉय, ये है प्रोविडेंट फंड का खाता, कि आपको 12% की जगह 10% देना है, आपको 12% की जगह 10% देना है, 2% दोनों में कम कर दिया। जो भी कंपनीज, जो भी फैक्ट्रीज इस पर्टिकुलर के लिए वैलिड नहीं है, इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए वैलिड नहीं है, उनको ये बोला गया कि आप 12% की जगह 10% का कंट्रीब्यूशन करोगे। तो प्रोविडेंट फंड के रिगार्ड में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कंपनीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक जिनका पूरा का पूरा 24% सरकार भर रही है 6 महीने के लिए, और दूसरी ऐसी कंपनीज जो 24% की जगह सिर्फ और सिर्फ 20% देंगी, क्योंकि 12% से कम करके 10% कर दिया। 10% मतलब 20% हो गया टोटल। तो ऐसी कंपनीज जो 20% देंगी, राइट, एक कंपनी हो गई जो जिनका 24% पूरा का पूरा सरकार दे रही है, और दूसरा टाइप की कंपनी हो गई जिनका 24% की जगह 20% रेट कर दिया गया, राइट। ये जो रिडक्शन किया गया है 24% से 20%, ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए किया गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली प्रोविडेंट फंड की लिमिटेशंस कम करके, प्रोविडेंट फंड की जो रिक्वायरमेंट है उनको कम करके, सरकार ने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के हाथ में लिक्विडिटी इंक्रीज करने की कोशिश करी है, और ये रिडक्शन से 24% से कम करके 20% पे जो लाया जा रहा है, यहां से एडिशनल 6,500 पौने 7 करोड़ रुपए, पौने 7,000 करोड़ रुपए जो है एडिशनल निकलेगा, राइट। तो प्रोविडेंट फंड के साथ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। क्या होता है कॉन्सेप्ट, किस तरीके से कम किया गया, वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको याद होगा कि जब मैं LTRO की बात कर रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जब मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के LTRO की बात कर रहा था, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो अरेंजमेंट, उसमें मैंने बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 लाख करोड़ रुपए के लोन देगा फॉर कॉर्पोरेट्स, और 50,000 करोड़ रुपीस के लोन देगा फॉर NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था 50,000 करोड़ रुपए LTRO के अंदर RBI जो है इशू करेगा। इसके अलावा 30,000 करोड़ रुपीस की एक एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी जनरेट करी गई है। सरकार ने बेसिकली यहां पे ये बोला है दैट जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, अलग अलग इन्वेस्टर्स जो है मार्केट में, वो NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बॉन्ड्स खरीदेंगे 30,000 करोड़ रुपए के, 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदेंगे, ठीक है। और इन 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड की जो सिक्योरिटी है, 100% क्रेडिट गारंटी वो सरकार देगी। मतलब कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, एक तरीका तो मैंने देख लिया, क्या कि 50,000 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म रेपो अरेंजमेंट इनको दिया जाएगा। RBI जो है ये पैसा इशू करेगा बैंक्स को, और बैंक्स जो हैं ये पैसा फर्दर देंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। इसके अलावा सरकार ने बोला दैट अपार्ट फ्रॉम दिस LTRO ऑफ 50,000 करोड़ रुपीस,
जो मार्केट में इन्वेस्टर हैं, आपके और हमारे जैसे जो इन्वेस्टर हैं, वो इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदेंगे 30,000 करोड़ रुपीस के। सरकार ने बोला कि अगर ये 30,000 करोड़ रुपीस डूबता है तो हम इसकी 100% गारंटी लेते हैं। आपको याद होगा कि क्रेडिट गारंटी क्या होता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सरकार ने यहाँ पे ये जो एडिशनल 30,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा इन्हें बॉन्ड के फॉर्म में, उसकी 100% की गारंटी ली है। तो मतलब मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी के बॉन्ड में और मेरे वो 100 रुपये डूब गए, तो सरकार मेरे को पूरा का पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीइंबर्स करेगी, क्योंकि सरकार ने बोला है कि हम यहाँ पे 100% की गारंटी लेते हैं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बैंक्स जो हैं वो 50,000 करोड़ रुपीस एलटीआरओ के अंडर देंगे इन्हें, और 30,000 करोड़ रुपीस के बॉन्ड इशू करके पैसा रेज किया जाएगा मार्केट से, जिसकी 100% गारंटी देगी सरकार कि कल को अगर ये पैसा डूबता है तो सारा का सारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सरकार वापस चुकाएगी। राइट। ये जो 30,000 करोड़ रुपए की फैसिलिटी है कि 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू किए जाएंगे, लोग वो बॉन्ड्स खरीदेंगे और सरकार 100% की क्रेडिट गारंटी देगी, ये सिर्फ और सिर्फ उन एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए है जिनकी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी अच्छी है। आपको मैंने बताया था क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट। जिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसीज की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, ये 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ वो इशू कर सकते हैं, और सरकार जो 100% की गारंटी दे रही है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एनबीएफसीज और एचएफसीज के लिए देगी जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। तो पहला स्टेप 50,000 करोड़ रुपए एलटीआरओ के अंदर आरबीआई इशू करेगा। दूसरा स्टेप सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली जो एनबीएफसीज हैं वो 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू करेंगी। आपके और हमारे जैसे लोग उन बॉन्ड्स को खरीदेंगे और सरकार हमारे को 100% की क्रेडिट गारंटी देगी, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे। तो अब हमने क्या देखा कि जो हाई क्रेडिट रेटिंग वाली एनबीएफसीज और एचएफसीज हैं, जो हाई क्रेडिट रेटिंग वाली एनबीएफसीज और एचएफसीज हैं, उनके लिए एक फैसिलिटी तो हो गई 50,000 करोड़ रुपए का एलटीआरओ और 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जिसकी 100% गारंटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा सरकार ने एक फैसिलिटी और निकाली है फॉर दोज एनबीएफसीज जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम है। अल्टीमेटली सर्वाइव तो उन्हें भी करवाना है, सरकार को उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार ने लो क्रेडिट रेटिंग वाली एनबीएफसीज के लिए क्या किया, सरकार ने बोला कि आप लोग 45,000 करोड़ रुपीस के जो बॉन्ड्स हैं वो मार्केट में इशू कर सकते हो। तो जो खराब क्रेडिट रेटिंग वाली एमएसएमईज हैं, एनबीएफसीज हैं, और जो खराब रेटिंग वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये बोला गया कि आप 45,000 करोड़ रुपीस के जो लोन है उन्हें मार्केट में इशू कर सकते हो। हम आपको क्रेडिट गारंटी देंगे 20% की। ध्यान से देखिए, सिर्फ 20% की क्रेडिट गारंटी दे रही है सरकार इस केस में। जो 30,000 करोड़ रुपीस के बॉन्ड्स अच्छे वाली एनबीएफसीज ने इशू करे, वहां पे तो 100% की गारंटी दे रही है सरकार, लेकिन जो लो क्रेडिट रेटिंग वाली एनबीएफसीज हैं उनके केस में सिर्फ और सिर्फ 20% की क्रेडिट कवर दे 20% की जो कवरेज है, रिस्क कवरेज, 20% की जो क्रेडिट गारंटी है, सरकार सिर्फ वो दे रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सरकार ने अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली एनबीएफसीज का ट्रीटमेंट अलग करा है और जो खराब क्रेडिट रेटिंग वाली एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो कैटेगराइजेशन है वो अलग करा है। अच्छी वाली कंपनीज के लिए 100% क्रेडिट गारंटी है और जो खराब क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% की क्रेडिट गारंटी सरकार ने दी है। जो पहले हमने देखा था सबऑर्डिनेटेड डेट और वो सब, वो था सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज के लिए। यहाँ पे बात हो रही है एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। तो प्लीज दोनों चीजों को मिक्स मत करिएगा। जो पहले मैंने आपको बताया था 3 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे, 20,000 करोड़ रुपए का सबऑर्डिनेटेड डेट दिया जाएगा, वो मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज के लिए, बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, मतलब कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एनबीएफसीज की, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, हाई क्रेडिट रेटिंग, लो क्रेडिट रेटिंग। जो हाई क्रेडिट रेटिंग वाली है उनको 80,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा, 50,000 करोड़ रुपए एलटीआरओ के फॉर्म में, 30,000 करोड़ रुपए बॉन्ड इशू करके। और जो खराब क्रेडिट रेटिंग वाली है उनको 45,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट गारंटी सिर्फ और सिर्फ 20% की दी जाएगी। राइट। यहां पे सरकार ने डिस्कॉम्स के लिए स्पेशल मेजर निकाला। सरकार ने नोट करा कि जो डिस्कॉम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इस टाइम लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, क्योंकि उनकी बिजली जो है इंडस्ट्रीज़ में जा नहीं रही, सारे प्लांट्स वगैरह बंद पड़े हैं, डिस्कॉम्स के पास बिजली जा नहीं रही।
सरकार ने बोला कि इनको काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो डिस्कॉम्स हैं इनको काफ़ी सारी उधारी देनी है। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज़ की। जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं उन कंपनीज की काफ़ी सारी उधारी देनी है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है एक कंपनी सच एज एनटीपीसी वगैरह, और डिस्ट्रीब्यूट करती है दूसरी कंपनी सच एज टाटा पावर, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड एंड ऑल। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो पहले इलेक्ट्रिसिटी खरीदती हैं जनरेटिंग कंपनी से, उसके बाद इस इलेक्ट्रिसिटी को आगे सेल करती हैं हाउसेज और कंपनीज को। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने इलेक्ट्रिसिटी खरीद तो ली जनरेशन कंपनी से, लेकिन आगे बेच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज और कंपनीज बंद पड़ी हैं। इस वजह से जो डिस्कॉम्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा उधारी इकट्ठी हो गई है टुवर्ड्स जनरेशन कंपनीज। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज हैं उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इनकी उधारी इकट्ठी हो गई है। राइट, अप्रॉक्सीमेटली 94,000 करोड़ रुपीस, अप्रॉक्सीमेटली 94,000 करोड़ रुपीस देने हैं डिस्कॉम्स को, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज को। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज हैं उनको 94,000 करोड़ रुपीस देने हैं। राइट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, केंद्र की सरकार ने बोला कि जो डिस्कॉम्स हैं इनको 90,000 करोड़ रुपीस के लोन दिए जाएंगे। डिस्कॉम्स को 90,000 करोड़ रुपीस के लोन दिए जाएंगे जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज का पैसा वापस चुका दें। सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए 90,000 करोड़ रुपीस का लोन दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स को। ये लोन दिया जाएगा और ये सारा का सारा पैसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज को वापस लौटा देंगे। ये जो लोन दिया जाएगा दिस विल बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट द गारंटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो गारंटी प्रोवाइड करेगी केंद्र की सरकार को कि हाँ, जो हमारी डिस्कॉम पैसा ले रही हैं इन केस अगर इन्होंने नहीं लौटाया तो हम वापस लौटाएंगे। तो ये जो 90,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जा रहा है डिस्कॉम्स को, ये दिया जाएगा अगेंस्ट द गारंटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेंगी कि डिस्कॉम्स ने अगर पैसा नहीं लौटाया तो हम ये पैसा लौटाएंगे। सवाल ये उठता है कि ये लोन देगा कौन? बेसिकली दो PSUs हैं जो ये लोन देंगी। पहली का नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एक PSU है जो लोन देगी, और दूसरी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये दो PSUs हैं जो 90,000 करोड़ रुपए का लोन देंगी डिस्कॉम्स को अगेंस्ट द गारंटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी के अगेंस्ट 90,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। Apart from discoms, apart from MSMEs, apart from NBFCs, housing finance companies and microfinance institutions, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी कुछ नॉर्म्स यहाँ पे निकाले। सरकार जो आपको पता है अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट देती है। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्टर है, सरकार ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप यहाँ पे ये रोड बिल्ड करोगे, ये सड़क बनाने का सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो क्या हुआ कि जब भी यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनको सरकार को एक बैंक गारंटी देनी होती है कि हाँ, हम ये काम पूरा करेंगे, अगर नहीं किया तो ये जो पैसा हम बैंक गारंटी के फॉर्म में दे रहे हैं ये आप अपने पास रख लेना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनको एक बैंक गारंटी देनी पड़ती है टू द गवर्नमेंट। तो लेट अस से सरकार ने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब क्या होगा, ये जो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया सरकार ने बोला कि क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, हम आपको काम शुरू करने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन देते हैं। जो आपका काम अधूरा रह गया है या फिर शुरू नहीं हुआ है, हम आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं कि ठीक है, आपकी जो डेडलाइंस हैं उनको आप 6 महीने से एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसा बोला सरकार ने सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको 6 महीने की मोहलत दी जाती है। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, सरकार ने ये बोला कि आपने जो बैंक गारंटीज दी, लेट अस से ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने 100 रुपीज़ की बैंक गारंटी दी, 100 रुपीज़ की बैंक गारंटी दी। सरकार ने बोला कि अगर आपका 50% काम कंप्लीट हो गया है, 50% काम तो आपने कंप्लीट कर लिया और 50% काम आपका पेंडिंग है। मान लीजिए आपने कुछ काम कंप्लीट कर लिया और कुछ काम पेंडिंग है, तो जितना काम आपने कंप्लीट कर लिया उस प्रपोर्शन में आपकी बैंक गारंटी को हम रिलीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपकी बैंक गारंटी हमारे पास पड़ी है 100 रुपए की, आपने 50% काम कंप्लीट कर लिया, तो इस बैंक गारंटी में से
हम 50 रुपीज़ रिलीज करके आपको दे देंगे, जिससे कि कोरोना के टाइम में जो लिक्विडिटी क्रंच है इसको टैकल किया जा सके। तो पहला रिलैक्सेशन क्या दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को कि आप अपने काम में 6 महीने तक की एक्सटेंशन ले सकते हो, जो भी आपकी डेडलाइंस हैं वो 6 महीने से आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसके अलावा जितना भी काम आपने कर लिया है कैश फ्लो इंप्रूव करने के लिए, जितना प्रपोर्शन ऑफ काम आपने कर लिया उतने प्रपोर्शन में बैंक गारंटी को हम रिलीज कर देंगे, जिससे आपकी लिक्विडिटी आसान हो सके। यूजुअली क्या होता है कि जो बैंक गारंटी रिलीज होती है, ये जो सरकार पैसा लौटाती है गारंटी का, ये तब लौटाती है जब 100% काम पूरा हो जाता है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस देखते हुए कि कोरोना की वजह से कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा रुक गया है, सरकार ने बोला कि जितना काम आपने पूरा करा है उस प्रपोर्शन में बैंक गारंटी आपकी लौटा दी जाएगी। राइट, तो इस लेक्चर में इतना ही। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू ज्वाइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स। साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बाय प्रेसिंग द बेल आइकन, एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी क्लास।